हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बेटा क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की सीरीज। बेटा हम इस पूरे चैप्टर को बहुत छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। लास्ट की कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, वो वीडियोस थोड़ी सी लेंथी थी, चाहे वो गैल्वेनोमीटर की हो, चाहे वो वोल्ट मीटर की हो, या फिर वो एम मीटर की हो। लेकिन इस सेगमेंट में हम बेटा बहुत छोटी छोटी वीडियोज में पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। बेटा बोर्ड के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस है बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप हाईएस्ट स्कोरिंग कर सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, बहुत कन्फाइंड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सिमिलरली जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव अप्रोच में देख रहे होंगे, चाहे नीट में हो चाहे जेई में हो, तो इससे जो सवाल बनेंगे वो बहुत बेसिक फंडामेंटल के सवाल बनेंगे। आपको बेसिक फंडामेंटल अगर आता है आप सवाल बना ले जाओगे, अदरवाइज आप पे वो सवाल नहीं बन रहा होगा। मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल इन सेगमेंट से नहीं बन रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को, और हम देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में बेटा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं पूरी समरी आपके सामने लेके आया हूं। अगर मैं बात करूं बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो हम इस पूरी सेगमेंट में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आप एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूं, बता भी देता हूं क्या है। एक तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। हम पूरी बार मैग्नेट के बारे में जानेंगे कि बार मैग्नेट क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वर्कआउट कर रही होंगी। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। छोटे छोटे सवाल बनेंगे इसमें। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट एंड इट्स एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैं इसको नाम दूंगा बेटा आगे जाके मैग्नेटोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखते थे चार्ज होता था, चार्ज की स्टडी अगर हम रेस्ट पे कर रहे होते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरह से बेटा एक मैग्नेट होगी, और मैग्नेट की स्टडी जब हम रेस्ट पे कर रहे होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, जिस तरह से हम डाइपोल को पढ़ते थे, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, वहां पर चार्ज होता था, यहां पर पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जिस तरह से बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, इसी तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे और उस पर एक टॉर्क लगने लग जाता था, इसी तरीके से यहां पर हम एक बार मैग्नेट को, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रही होगी, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी बेटा टॉर्क लगने लग जाएगा। फिर हम उसके बाद पढ़ते थे कि किस तरह से हम उसे रोटेट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ये सारी बातें हमने किस में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 1 में। ये वाला जो एनालॉजी है ना, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगी, और आप जब इसको तैयार कर रहे होंगे तो इसके साथ साथ आपका चैप्टर 1 भी आप रिवीजन करते चलिएगा, आपका चैप्टर 1 भी बहुत बढ़िया करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलैरिटी आएंगी। जैसे आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन में। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो चीज एक्सेलरेशन होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है, जो फोर्स होता है वो टॉर्क बन जाता है, जो लीनियर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। इसी तरह से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम जब मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाएंगे तो एनालॉजी में बस कुछ सिंबल बदलेंगे, लेकिन उनका वर्क करने का तरीका बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाला है। तो बहुत अच्छी सेगमेंट होने वाली है, और आपका रिवीजन कराएगी, पुराना भी और नया भी आपका जो सेगमेंट है वो तैयार हो रहा होगा। इसके बाद अगर आप देखें तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद मैग्नेटिज्म। एक्चुअल में ये 3rd नंबर वाली चीज हम बाद में पढ़ेंगे, हम उससे पहले क्या पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। आप याद करो, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, एक करंट कैरिंग कॉइल अगर हम देखते हैं तो करंट कैरिंग कॉइल के एक एंड पे बनता था नॉर्थ पोल और एक एंड पे बनता था क्या, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल होने की वजह से वहां क्या आ जाता था, एक मैग्नेटिक डाइपोल का क्रिएशन होता था। मैंने बताई थी ना, एक नॉर्थ पोल है एक क्या है, साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ पोल बन गए, इसका मतलब ये एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता था, द करंट कैरिंग लूप स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। वहां पर हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा था, और याद करिएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके सामने कितना आता था, इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट लूप। हमने सर्कुलर लूप लिया था तो हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था बच्चों से, और वो किसके बराबर आया था, आई इंटू ए के बराबर आया था। वहां पर वो अलग सेगमेंट थी, यहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा। तो जब मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब मान के चलो ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा तो करंट कैसे चल रहा होगा, करंट ऐसे करके चल रहा होगा, तो क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एक बात पड़ी थी, मैंने कहा था अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो उसकी वजह से भी करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो बिल्कुल उसी सिमिलर पैटर्न पे चीजें रिलेटेबल हैं पुराने टॉपिक से, उसी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हम देखेंगे कि किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा,
मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा होगा ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगा, और करंट बनने की वजह से हम क्या देखेंगे, सर्कुलर लूप में करंट बना तो एक पोल बनेगा नॉर्थ और एक पोल बनेगा साउथ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल का क्रिएशन होगा, और फिर हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। अच्छा, फिर पढ़ना है हमें मटेरियल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं हम बेसिकली पढ़ेंगे, मेनली 3 तरह के, एक होंगे डायामैग्नेटिक, एक होंगे पैरामैग्नेटिक, एक होंगे फेरोमैग्नेटिक। इनका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जा सकता है, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक की तरह बिहेवियर शो कर रहा होगा, कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेवियर शो कर रहा होगा, और कौन सा मटेरियल बेटा फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेवियर शो कर रहा होगा। जब इन सारी सेगमेंट को पढ़ लेंगे फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि किस तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी क्या होंगी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होंगी, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। और लास्ट सेगमेंट जो होती है, हम ये दोनों सेगमेंट खत्म करने के बाद इस थर्ड वाली सेगमेंट को लेंगे। अगर मैं यहां से कहूं तो मैं इसको शिफ्ट ही कर देता हूं, बस मुझे थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, 1 सेकंड रुक जाइएगा बस। अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा ये आएगा, बस नंबरिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है और बाकी कुछ नहीं है। ऑर्डर हमारे पास ये रहने वाला है, हम इस ऑर्डर में कुछ चीजों को पढ़ रहे होंगे। चलिए मैं इसे सही भी कर देता हूं। अगर मैं यहां से देखूं तो ये हो जाएगा अपना पॉइंट नंबर 3, ये हो जाएगा बेटा अपना इट विल बी पॉइंट नंबर 4, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अवर पॉइंट नंबर 5। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में कवर अप कर रहे होंगे। वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद मैग्नेटिज्म, मटेरियल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के बाद हम वेरियस टर्म्स पढ़ रहे होंगे अबाउट मैग्नेटिज्म। तो ये ऑर्डर रहने वाला है जिसमें हम अपने पूरे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अच्छा लास्ट वाला रह गया, मैं जो उसको चेंज करने में लग गया था वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म। बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में पूरे अर्थ मैग्नेटिज्म को भी पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे ओरिएंटेड हैं केवल सीबीएसई के लिए तो वो इस वाले सेगमेंट को छोड़ सकते हैं, और जो बच्चे केवल सीबीएसई के लिए ओरिएंटेड नहीं है, आगे जेई के लिए सोच रहे हैं, आगे नीट के लिए सोच रहे हैं, और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनफैक्ट अगर सीयूईटी की भी बात करें तो इस सेगमेंट से भी एक सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। छोटी सी सेगमेंट है, 2 से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में हम उसको खत्म कर ले रहे होंगे विद न्यूमेरिकल्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आज का बेटा हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, और वो बेटा पहला टॉपिक क्या होने वाला है, बार मैग्नेट। क्या होने वाला है, बार मैग्नेट। अच्छा, बार मैग्नेट की बात तो बाद में करूंगा, उससे पहले मैं बात करता हूं किसकी, मैग्नेट की। मैग्नेट क्या होती हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैग्नेट। तो बेटा मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है, मैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल, मैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल विच शोज क्या शो करता है ये, विच शोज, इंपॉर्टेंट बात है, विच शोज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ऐसा मटेरियल जो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को शो करे और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करे। अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव लिख देते हैं इसे हम, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जो मैंने थंबनेल लगाई हुई है, मैं दोबारा से उसी पे पहुंचूंगा। उस थंबनेल में अगर आप देखेंगे तो बेटा यहां पर आप देखें एक ये टुकड़ा है, और इसके आसपास जब हमने आयरन फिलिंग्स बिछा रखी हैं तो देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हुई और इससे आके चिपक गई। तो इसने कौन सी प्रॉपर्टी शो करी, एक शो करी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और एक कौन सी शो करी, एक शो करी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब भी आप बार मैग्नेट के अराउंड में आप आयरन के स्प्रिंकल्स को फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इसी तरह का शेप, इसी तरह का पाथ बना रही होंगी। इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रही हैं। तो इसका मतलब बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होगा जिसकी वजह से हम क्या ऑब्टेन कर पा रहे होंगे, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर पा रहे होंगे और दूसरी हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर पा रहे होंगे। इस वाले का हम रेफरेंस कई बार ले रहे होंगे, बड़ी सोच समझ के बेटा ये थंबनेल हमने डिजाइन की थी। तो हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल विच शोज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। इस वाली बात को याद रखिएगा, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू क्लासिफाई मैग्नेट, तो आप कहेंगे ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करने वाला है, ऐसे ही मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। अच्छा, उस मैग्नेट को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है बच्चों, तो मैग्नेट 2 तरह की होने वाली हैं। एक होने वाली है क्या, नेचुरल मैग्नेट, एक होने वाली है क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अच्छा, नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास में भी पढ़े होगा, सैटेलाइट में ही सुना था। एक तो क्या है नेचुरल सैटेलाइट, एक क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आज हम जो यहाँ पर है नेचुरल सैटेलाइट जो हमारी मून थी, तो उसमें
चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली वहां पर लैंड कर चुका है। तो सभी देशवासियों को इस चीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आज मैं नेक्स्ट डे पे ही ये बना रहा हूं, तो मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट उसके लिए करना चाहता था। तो मैं वही बताने वाला था, क्योंकि टर्म आ गया इसलिए मैं आपको, मुझे भी रिकॉल हो गई। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मून जो होता है वो नेचुरल सैटेलाइट है, किसकी? अर्थ की, जो अपने आप से एग्जिस्टेंस में है, जिसको आदमी ने नहीं बनाया है, वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाई जाती थी। और कुछ ऐसी सैटेलाइट जो हम स्पेस में भेजते हैं, जैसे हमने कोई सैटेलाइट आर्यभट्ट है, अगर हमने भेज रखी है वो सैटेलाइट में, तो वो कैसी सैटेलाइट होगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगी। चलिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मैग्नेट की, तो हम उसे वहां से रिलेट कर रहे हैं। एक होंगी नेचुरल मैग्नेट, एक होंगी आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होंगी, ऐसे मटेरियल जो अपने आप से अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे, नेचर में मिल रहे हैं और बकायदा उनमें अपने आप से पहले से ही कैसी अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल मैग्नेट। और हम बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाएं और उसके अंदर हम ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर दें कि वो अट्रैक्शन और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करने लग जाए, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोल रहे होंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो दो तरह की मैग्नेट है, एक है नेचुरल मैग्नेट बच्चों, एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया हूं, ये मटेरियल्स हैं। अब हमें अर्थ साइंसेस के बारे में इतना नहीं पढ़ना है कि मटेरियल कैसा होता है, क्या कंपोजिशन है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं लेनी है। अभी हम उस सेगमेंट में पीएचडी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अभी हम बस इतना सीख रहे हैं कि क्या चीजें हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो जैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, आपने सुने होंगे, हमारी अर्थ जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को कंपोजिट कर रही होती है। बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो अर्थ में मिल रहे हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ में मिल रहे हैं। उसी तरह के कुछ कंपोजिशन से एक मटेरियल मिलता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लोडस्टोन। क्या बोलते हैं? लोडस्टोन। एक तरह का हार्ड सब्सटेंस है ये, जिसके अंदर पहले से ही कैसी प्रॉपर्टी होंगी? अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हो रही होंगी। इसलिए हम इस लोडस्टोन को क्या बोलेंगे? इट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल मैग्नेट। एक है मैग्नेटाइट और एक है ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ये सब अर्थ में से मिल रही होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोल रहे होते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स। और फिर बात करते हैं हम किसकी? आर्टिफिशियल मैग्नेट की। किसकी बात करते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के सबसे कॉमन से एग्जांपल हैं, आपके पास है एक बार मैग्नेट, एक है मैग्नेटिक निडल और एक है हॉर्स शू मैग्नेट। बेटा हॉर्स शू मैग्नेट अभी थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा होगा, अभी पढ़ा था ना क्या? कॉनकेव हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। तो भाई वो नेचर में थोड़ी मिली थी, ऐसे करके एक मैग्नेट मिल रही है जो हॉर्स शू टाइप की है। ऐसे करके अगर मैं बात करूं कि ये एक मैग्नेट मिल रही है जो आप बाजार में देखते हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो वो नेचर में से ऐसी थोड़ी निकल रही है। वो तो हम उसे अपने अकॉर्डिंग फैब्रिकेट कर रहे हैं और कुछ उसमें कंपोजिशन भी ऐसा ऐड कर रहे हैं कि कहीं पर उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो, अगर हमें ज्यादा चाहिए, और कम हो तो हमें अगर कम चाहिए होंगी तो हम कम वाली प्रॉपर्टी शो ले रहे होंगे उससे, और अगर ज्यादा वाली चाहिए तो हम उसको स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो ऐसी मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल होता होगा, आपने देखा होगा, वो कभी भी अलाइन करो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है। जब मैं अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो वो आगे चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जितनी भी मैग्नेट ये हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। चाहे वो बार मैग्नेट हो बच्चों, चाहे वो मैग्नेटिक निडल हो। याद करो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था, एक मैग्नेटिक कंपास निडल होती है, जैसे ही उसे कंडक्टर के ऊपर रखते हैं और की क्लोज करते ही करंट उसमें से फ्लो होता था और वो मैग्नेटिक निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट कर जाती थी। उसमें एक पोल होता था नॉर्थ और एक पोल होता था साउथ। तो वो मैग्नेटिक निडल भी इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। बार मैग्नेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो हमारे पास क्या है? हॉर्स शू टाइप मैग्नेट या कॉनकेव हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये भी क्या है? काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो आपको नेचुरल मैग्नेट्स के ऊपर एक आइडिया लग गया होगा, फेयर आइडिया कि क्या है। आर्टिफिशियल मैग्नेट के ऊपर आपको फेयर आइडिया लग गया होगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी को खत्म करना होगा। तो एक लेक्चर में हम बार मैग्नेट, ये वाला जो लेक्चर है इसमें बार मैग्नेट क्या है उसके बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में जानेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। जैसा मैंने कहा छोटी छोटी सेगमेंट में खत्म कर रहे होंगे, बहुत लेंदी वीडियो हम नहीं ले रहे होंगे इसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट क्या होता है? अ बार ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब बार, अगर मैं बार की बात करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मान के चलिएगा, जैसे मैं यहां से एक एलिमेंट उठाऊं, जैसे ये टुकड़ा है। बार तो ईंट को भी बोलते हैं, गोल्ड की भी होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। ऐसा चाहूंगा मैं कि कभी मेरे पास ऐसी आए, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। तो मान के चलिए कि ये हमारे पास क्या है? एक बार है। इसका देखिए क्रॉस सेक्शन कैसा आ रहा है? रेक्टेंगुलर आ रहा है। कैसा आ रहा है? रेक्टेंगुलर। तो एक ऐसा टुकड़ा जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, इसमें एक पोल क्या बनेगा? नॉर्थ, एक पोल क्या बनेगा? साउथ। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं इसका कई बार रेफरेंस ले रहा हूँ। देखिए ये एक टुकड़ा है, आपको इसका क्रॉस सेक्शन इधर से कैसा दिख रहा होगा? रेक्टेंगुलर। इधर से भी कैसा दिख रहा होगा? रेक्टेंगुलर। तो ये किसका एग्जांपल हो गया है बेटा? ये एग्जांपल हो गया है किसका? इट इज एन एग्जांपल ऑफ बार मैग्नेट।
इसको सर्कुलर भी देख सकते हैं। ऐसी एक बार होती जिसका इधर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, इधर से भी कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। तो ये एक लेंथवाइज बार की तरह काम कर रहा होगा। तो ऐसे मैग्नेट के टुकड़े को हम क्या बोल रहे होंगे, ऐसे ही टुकड़े को हम बोल रहे होंगे बार मैग्नेट। एम आई क्लियर और नॉट? तो बार मैग्नेट क्या होती है, बार ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। और मैग्नेट है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही होगी बच्चों, वो शो कर रही होगी अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा, बार मैग्नेट आ गई। तुमने एक चीज देख ली थी कि अगर ये मैं कह रहा हूं ये एक बार मैग्नेट है, तो एक इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ये है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ये है। तो अब इस बार मैग्नेट में हम क्या देखते हैं बेटा, इसका एंड से एंड तक की ये जो दूरी, ये कुछ टर्म्स हैं बेटा, ये टर्म्स पता होने चाहिए, आगे जाके यही मदद कर रहे होंगे। मैं पहले से डायग्राम बना के लाया हूं ताकि हमें समय कम से कम लगे और वीडियो हमारी छोटी से छोटी रहे, क्योंकि मैं भावनाओं में बह जाता हूं ज्यादा चीजें बताने के चक्कर में और वीडियो लेंथी हो जाती है। यहां देखिएगा बेटा, ये एक जो इसकी पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ को बच्चों हम नाम देंगे क्या, इस पूरी लेंथ को नाम देंगे बच्चों हम ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या नाम देंगे, किसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, मेरी थोड़ी है ये, किसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, दिस इज द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। एम आई क्लियर और नॉट? एंड से एंड तक की दूरी को हम बोल रहे होंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ। अच्छा, यहां पर मैंने क्या बताया था, एक मैग्नेट होती है तो उसका एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक पोल होगा क्या, साउथ पोल। मैग्नेट होगी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे करंट कैरिंग लूप होता था तो एक तरफ नॉर्थ बनना था, एक तरफ साउथ बनना था, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। इसी तरह बेटा मैग्नेट के अंदर भी एक हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, और दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज साउथ पोल। यहां बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैग्नेट के पोल होते हैं, ये आगे प्रॉपर्टी में भी पढ़ाऊंगा, जो मैग्नेट के पोल होते हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे नहीं होते बेटा, वो थोड़े से अंदर खिसके हुए होते हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, मैं इसे हटा रहा हूं। ये जो ब्लू, ये येलो वाली लाइन है, ये कोने से कोने तक की दूरी क्या थी, ज्योमेट्रिकल लेंथ। अगर मैं यहां से कहूं नॉर्थ से साउथ तक के बीच की जो ये दूरी होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ, दिस विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। बच्चों समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अगर बेटा नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल कोने पे होते तो उस समय पर मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ दोनों क्या होती, बराबर होती। क्योंकि बेटा नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल कोने पे नहीं मिल रहे होते हैं, वो थोड़ा सा अंदर मिल रहे होते हैं। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो हमेशा बार मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ज्योमेट्रिकल लेंथ अलग चीज है और मैग्नेटिक लेंथ अलग चीज है। अगर मैं ज्योमेट्रिकल लेंथ को बच्चों डी से रिप्रेजेंट करूं और मैं मैग्नेटिक लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल से, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में एक रिलेशन आती है कि एल बराबर होता है बच्चों 5/6 डी के। किसके बराबर होता है, दिस एल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5/6 डी। एल का मतलब क्या था, मैग्नेटिक लेंथ था, और डी का मतलब क्या था, डी का मतलब है ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब इसे देखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास L इज इक्वल्स टू 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 50 होगा, तो 6 8 जा 48 होगा, नहीं होगा। अब उसके बाद 2 आएगा तो ये क्या आएगा, 6 3 जा 18। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होने के बाद कितनी आ गई, 0.83 डी। कई जगह पर ये ऐसे भी दिया होगा, L इज इक्वल्स टू 0.84 डी, ठीक है। और हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ये मान के चल रहे होंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0.8 डी के। ना मैं 0.83 ले रहा हूं, ना मैं 0.84 ले रहा हूं, मैं इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में कितना ले रहा हूं, 0.8 डी। मतलब क्या है बताने का, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबी एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आपसे पूछे बताओ पोल कितनी जगह, किस जगह पर होगा, तो बेटा ये पूरा 10 है, तो मैग्नेटिक लेंथ इसकी 0.8 इंटू 10 करोगे कितनी हो जाएगी, केवल 8 सेंटीमीटर। मतलब इस एंड से 1 सेंटीमीटर इधर और इस एंड से 1 सेंटीमीटर इधर हमारे पोल्स सिचुएटेड होंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछे कि व्हाट विल बी दी पोजीशन ऑफ पोल्स इनसाइड अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, तो आप कहेंगे हर एक एंड से कितनी कितनी दूरी पे है, लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जो मैंने बात समझाने की यहाँ कोशिश की है, होपफुली वो चीजें क्लियर हुई होंगी। तो एक अपने पास क्या था, ज्योमेट्रिकल लेंथ हुई, एक अपने पास क्या हुई, मैग्नेटिक लेंथ हुई। एक पोल था जिसको हमने बोला नॉर्थ, एक पोल था जिसको बोला हमने साउथ, और ये कहलाए गए क्या, दीज आर कॉल्ड एज पोल्स ऑफ मैग्नेट। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, पोल्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा बच्चों, अगर पोल्स ऑफ मैग्नेट हो गए, मैग्नेटिक लेंथ हो गई, ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गई, तो यहां पे देखिएगा जो नेक्स्ट बात बता रहा हूं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मैं कहूं ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइन बना रखी थी बच्चों, अगर आप इस ग्रीन वाली लाइन को देख रहे हो तो ग्रीन वाली लाइन मैग्नेट के अलोंग है। जो मैग्नेट के अलोंग वाली बच्चों लाइन होती है, इस वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक एक्सिस। आगे जाके पढ़ेंगे डायपोल की एक्सिस के अलोंग जो लाइन होती थी, याद करो, उस वाली लाइन को हम बोलते थे क्या, एक्सियल लाइन। और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती थी उसको हम क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल लाइन। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस वाली लाइन है, इसी का एक और नाम बन जाएगा क्या, एक्सियल लाइन। क्या नाम बन जाएगा बच्चों, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। अच्छा, अब ऐसे देखिए, ये वाली एक्सिस जो थी इसको हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक एक्सिस। इस मैग्नेटिक एक्सिस की ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस वाली लाइन को बेटा हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। आप याद करिए डायपोल के केस में भी होता था, ये वाली लाइन कहलाई जाती थी क्या, एक्सियल लाइन, ये वाली लाइन कहलाई जाती थी क्या, इक्वेटोरियल लाइन। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में, जैसे इस वाली एक्सिस को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक एक्सिस, वैसे ही इस वाली एक्सिस को बच्चों नाम दे दिया जाता है क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सियल लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब आपको पता होना चाहिए, और मैग्नेटिक इक्वेटर का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जरा सी भी दिक्कत हो इन टॉपिक में। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप याद करो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते थे बच्चों, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, और नेगेटिव चार्ज आता था उसकी स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, माइनस क्यू से। इसी तरीके से बेटा जब हम मैग्नेट की बात कर रहे होते हैं तो मैग्नेट की पोल की स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्यूएम से। कई जगह पर, कई किताबों में ये क्यूएम की जगह स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंटेड है, लेकिन मैं यहां पर क्यूएम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जिन किताबों में पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया होगा, उन किताबों में मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैं बेटा पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल क्यू एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं मैग्नेटिक मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल एम से। क्या मेरी बात समझ में आ गई, डिफरेंस समझ लीजिएगा। जहां पोल स्ट्रेंथ क्यू एम से रिप्रेजेंट होगी, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट एम से रिप्रेजेंट होगा। जहां पर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होगी, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। जब मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो आगे जाके एक पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, वो रिप्रेजेंट होगा कैपिटल एम से। अगर कहीं पर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से रिप्रेजेंट हुई है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से रिप्रेजेंट हुआ है, तो वो जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होगा वो आगे जाके रिप्रेजेंट होगा आई एम से। तो ये बुकों के अकॉर्डिंग वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो हमारी नोटेशन होने वाली है उन नोटेशन को आप समझ लीजिएगा। अगर आप दूसरी नोटेशन में भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंसेस कहां रहने वाले हैं। तो अपन लोग पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू एम से। दिखाने को ये स्मॉल एम से भी दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं कहीं पर भी इसे स्मॉल एम से ना दिखा के किससे दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ क्यू एम से। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, पोल स्ट्रेंथ। तो एक पोल हमारे पास क्या था, नॉर्थ पोल, एक पोल हमारे पास क्या था, साउथ पोल। वन वाज नॉर्थ पोल एंड वन वाज साउथ पोल। याद रखिएगा, जो नॉर्थ पोल होता है, इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एज पॉजिटिव चार्ज। क्यों, अभी बताऊंगा, इसके पीछे का भी लॉजिक दे रहा हूं। साउथ पोल को हम कहेंगे तो हम इसको ट्रीट करते हैं ट्रीटेड एज नेगेटिव चार्ज। बच्चों बुद्धि पे जोर दीजिएगा। अगर आप याद करें, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती थी, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंट्री लेती थी। होता था कि नहीं होता था। अब यहीं पे सोच के देखो, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही होंगी। तो नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे और साउथ पोल को हम नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। तो भैया साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे माइनस के क्यूएम से, और नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किससे, प्लस के क्यूएम से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। साउथ पोल की स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे माइनस क्यूएम से, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, प्लस के क्यूएम से। किस पोल को क्या मानना है ये समझ में होपफुली सभी बच्चों को आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बार मैग्नेट के पास एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इट विल बी बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डायपोल। It will be behaving as a magnetic dipole. Electric dipole याद करिए, when two equal and opposite charges are separated by some small distance, then the assembly is called as what, electric dipole. अब यहां पर भी देखो, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक नेगेटिव की तरह है, एक पॉजिटिव की तरह है। जब ये छोटी सी डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये असेंबली किसकी तरह बिहेव करेगी, इट विल बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। इट विल बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। तो मैंने क्या कहा, अब एक बार मैग्नेट है, उसमें एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस के क्यूएम, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस के क्यूएम। इन दोनों के बीच में बच्चों मैग्नेटिक लेंथ कितनी दी हुई है, एल। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल इनके बीच की मैग्नेटिक लेंथ दी हुई है एल। तो मैं कहूंगा जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते थे, इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ
एनी चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, एक चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन के प्रोडक्ट को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते थे। इसी तरह से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल, नॉर्थ पोल या साउथ में से किसी की भी एक तो पोल स्ट्रेंथ उठा लो और उन दोनों के बीच की सेपरेशन का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट व्हाट, देन यू विल गेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल एंड द सेपरेशन बिटवीन two poles, that is the product of pole strength and magnetic length, pole strength and magnetic length, it is defined as the product of pole strength and magnetic length। अगर बच्चों यहां से देखोगे, मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे, मैंने कहा था हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों, पोल स्ट्रेंथ है QM और इनके बीच की लंबाई कितनी है L। तो अपने पास क्या लॉजिक आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया QM इंटू एल के बराबर। किसके बराबर आया, QM इंटू एल। बुद्धि पे जोर देते जाइएगा, जो बातें बता रहा हूं बहुत बेसिक बेसिक है लेकिन फंडामेंटल यहीं से बनना स्टार्ट होगा। अगर मैं यहां से ही बात करूं इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की SI यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो जरा SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी आप याद करो, यहां से नहीं निकालनी है आपको, आप याद करिए रिकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मैं रिकॉल की बात करूं तो M मैंने आपको पढ़ाया था किसके बराबर होता था, I इंटू ए। आई किसके बराबर होता था, एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती थी, मीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप कहेंगे सर आप निकाल के क्यों नहीं दिखा रहे, बेटा ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटिटी तो एक ही है ना, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है इसकी मदद से। लेकिन आगे जाके मैं पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आपको अभी डराइव करके दिखाऊंगा। एक तो यूनिट होती है बच्चों क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और दूसरी एक और यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं जूल पर टेस्ला। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई जूल पर टेस्ला किसकी यूनिट है। अब कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब जूल पर टेस्ला तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं। इसका जवाब आगे मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एनालॉजी से समझा दूं। आप याद करो टॉर्क आपको पढ़ाया था डायपोल पे, वो कितना हो जाता था, P इंटू ई। आगे जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल पे जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, P की जगह M बनेगा, E की जगह बनेगा B। टॉर्क की यूनिट होती थी याद करो न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और B की यूनिट होती थी क्या, टेस्ला। तो बुद्धि पे जोड़ दो, जो M होगा वो किसके बराबर आएगा, ये पूरा जूल था और ये टेस्ला नीचे आ गया, तो जूल पर टेस्ला। याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट की एक इक्विवेलेंट यूनिट है क्या, जूल पर टेस्ला। पेपर में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इसको स्टार बना दीजिएगा यहां पर कि जूल पर टेस्ला किसके इक्विवेलेंट होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वो किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट की। दोनों बातें क्लियर हो गई। अच्छा इसके बाद देखिए हम जानते हैं क्या, डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने चलें तो याद करिए, एम्पियर का तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, एम्पियर का तो ए लिखूंगा, और मीटर स्क्वायर का क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर लिखूंगा। तो या तो मैं क्या लिख दूं इसे, या तो मैं लिख दूं ए एल स्क्वायर, और थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ए। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर हो गया। अगली बात, अब आपको यहां देखना है ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो आप कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होता था, वेक्टर क्वांटिटी होता था, तो हम कहेंगे यहां पर क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट बात है, क्रूशियल बात है, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एम आई क्लियर और नॉट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे पहुंचा दूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा अब याद करो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर से किधर डायरेक्टेड होता था, वो याद करो, वो डायरेक्टेड होता था नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर किसी के पास वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेगेटिव चार्ज किसको रिजेंबल कर रहा है, साउथ पोल को, पॉजिटिव चार्ज किसको रिजेंबल कर रहा है, नॉर्थ पोल को। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम कहां से, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
बेटा ये किधर से किधर डायरेक्टेड होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, क्रूशियल है। क्या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बार मैग्नेट के केस में किधर से किधर होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की। अगर मैं यहां लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, अगर बच्चों में वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर इज इक्वल्स टू, पोल स्ट्रेंथ पे किसी तरह का वेक्टर का साइन नहीं आएगा, एल के ऊपर हम वेक्टर बना देंगे। और बच्चों ये हमारा जो एल वेक्टर है ना, ये याद रखना कहां से कहां डायरेक्टेड होगा, दिस एल वेक्टर इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जो डायरेक्शन हेड बनेगा यही कहलाया जाएगा क्या, यही कहलाया जाएगा व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज लेंथ वेक्टर। और यही डायरेक्शन होगी किसकी, यही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप जैसे चार्ज की यूनिट होती थी क्या, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती थी, कूलम, इसी तरह से चार्ज की स्ट्रेंथ हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे और यूनिट क्या होती थी, कूलम। इसी तरह से बेटा मैग्नेट की स्ट्रेंथ मैंने किससे रिप्रेजेंट करी है, मैग्नेट की रिप्रेजेंट की है मैंने स्ट्रेंथ बेटा क्यूएम से, और उसकी जो यूनिट है, तो क्यूएम की यूनिट निकालने में ये एम्पियर मीटर स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल है। याद करिए, देखिए याद भी नहीं करना, मैं कहूं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर समझ आ गई तो m बराबर किसके है, क्यू एम इंटू एल के है। अच्छा इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट अभी पढ़ाई मैंने आपको, किसके बराबर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यू एम की मुझे यूनिट निकालनी है और एल की यूनिट होती है मीटर, मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो बच्चों क्यू एम की जो यूनिट आएगी वो आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकता है 1 नंबर का सवाल कि भैया पोल स्ट्रेंथ की, पोल स्ट्रेंथ की क्या यूनिट होती है, तो आप कहेंगे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बार मैग्नेट में जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जितने भी टर्म हो सकते हैं, मैंने वो सारे टर्म आपको क्लियर करने की कोशिश की है। ऐसा यूनिट की बात हो, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट की, चाहे किसकी, पोल स्ट्रेंथ की, वो सारी चीजें आपके फंडामेंटली क्लियर हो जानी चाहिए। अब तक जितनी बातें मैंने आपको यहां तक बता दी हैं, तो आज के हम इस सेशन में बार मैग्नेट की बात पे हम इतनी ही चीजों को रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे किसके बारे में, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। जितनी मैंने बातें बताई थी उन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा। मैं 1 मिनट हट जा रहा हूं, पहले ही मैं पॉज करके ये वीडियो आपके पास सामने ला दूं ताकि आप नोट्स बना लें प्रॉपर हर तरीके से। अच्छा तो आज के फिर हम इस लेक्चर को बच्चों क्या कर रहे हैं, समाप्त करेंगे। अपनी छोटी सी सभा यही समाप्त हो रही होगी, हो सकता है छोटी सी ना हो क्योंकि मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, थोड़ी सी लंबी खिंच गई होगी, मैंने कहा था ना मैं भावनाओं में बह जाता हूं बताते बताते, तो छोटी वीडियो भी जो होनी चाहिए वो कभी कभी थोड़ी सी लेंदी हो जा सकती है, तो आप पेशेंस रखिएगा, लेकिन वो आपको नॉलेजेबली बातें होंगी, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए फर्दर एनहेंसमेंट होंगी आपकी नॉलेज में। तो आज की बच्चों इस सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर, कीप शेयरिंग योर लव, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।